तो दोस्तों मैं लखनऊ अवध में आ चुका हूँ बच्चों के पास, बच्चों को लेने के लिए। और इनको लेकर बाहर बाल कटवाने जा रहा हूँ। यहाँ बाल काफ़ी सस्ते प्राइस में कट जाते हैं, तो सोचा बाल कटवा लूँ और फिर ना आऊँ। कल ट्रेन में तो ना आया नहीं हूँ, कल ट्रेन से यहाँ पर पहुँचे थे। चलिए दोस्तों, हाय कर दो, हाय। चलो तो दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का ब्लॉग हम शुरू। दोस्तों शहर में तो रहना ठीक है, लेकिन गांव में देखिए ऐसे कुछ स्कूल यहाँ पर बने होते हैं। आज तो संडे है तो खैर बंद है। बिल्कुल एक गांव की झलक अलग होती है। ये तो थोड़ा कस्बा आप कह सकते हैं। ये खेराबाद कस्बा है, ठीक है। खेरा पासा राजा थे जिन्होंने ये कस्बे को बसाया था, जिनके नाम पर खेराबाद है। और ऐसी परचून की दुकान यहाँ पर आपको छोटी छोटी देखने को हर जगह पर मिलेगी, बहुत सारी। तो दोस्तों शहर में रह के तो मैं बहुत पक चुका हूँ। तो मैं कई बार जो है ऐसे यहाँ जब ससुराल आता हूँ तो अच्छा लगता है। यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब ऐसे ज़मीन से जुड़ा हुआ लगता है। ये यहाँ का मेन कस्बा है और ये मेन चौराहा है, चिल्ला सराय चौराहा। इस तरीके से कुछ यहाँ की लाइफ रहती है। यहाँ सब्जी वगैरह नज़दीक में मिल जाती है। इलेक्ट्रिक रिक्शा यहाँ बहुत चलते हैं, जबकि हमारे गुजरात में आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे खिलौने की छोटी छोटी दुकानें होती है, नाई की दुकान होती है, ऐसे ऐसे होटल्स होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, जहाँ पर भीड़ भारी भीड़ होती है और स्वादिष्ट खाना मिलता है बहुत ही वाजिब दामों पे। तो आज सोचा कि ये मेरे ससुराल का आपको ब्लॉग दिखाऊं। ये सीतापुर के पास दोस्तों पड़ता है। देखिए ये फिर खिलौने की दुकान। गांव भी दिखाऊंगा जो यहाँ से, यहाँ के आसपास बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ आज भी लोग बिना बिजली के रहते हैं और उपले के बने हुए जो घर होते हैं उसमें रहते हैं। तो ये लाइफ आपको जल्दी से गुजरात में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऐसे कच्चे गांव आपको आज यूपी बिहार इस तरफ देखने को मिलेंगे, गुजरात में नहीं मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से खाना चल रहा होता है। अभी नाश्ते का ही चलता रहेगा और पूरा दिन ये होटलें चलती रहेंगी। रात को फिर बहुत घना कोहरा होगा, तो यहाँ पर मूंगफली वाले निकलेंगे, वो भी दिखाऊंगा आज ही के ब्लॉग में, ठीक है। बच्चों को लेकर बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ, बच्चे बाल कटवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको भेड़ बकरियाँ ये सब बहुत आम है, देखने को मिलेगा। और सड़क जो है ब्लॉक से बनी हुई है। जैसे कहा परचूरन की दुकान हर जगह पर है। और देखिए नगर योजना यहाँ पर कैसी है कि नाली का सिस्टम होता है। हमारे आज भी खैर मैं जो सौराष्ट्र में रहता हूँ वहाँ पे भी नाली बंद हो गई है, और अहमदाबाद में तो सालों से बंद हो गया। बड़े बड़े नाले होते हैं शहर के नीचे, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, जिसमें से इंसान पूरा चल के बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ छोटे छोटे नाले होते हैं और आप देख सकते हैं कि इनको रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। कीचड़ कचरा वगैरह निकालना रहता है जिससे सुचारू रूप से ये चल सके। तो ये छोटे छोटे मैदान होते हैं जहाँ ईद दिवाली होली में मेले वगैरह लगते हैं। तो ये इनका यहाँ का मेन मार्केट भी है, ठीक है। से ये कस्बा दोस्तों छोटा है, लेकिन इस कस्बे में एक अच्छा सा किला जैसा भी बना हुआ है, जिसको मक्का दर्जी का इमाम बाड़ा कहते हैं। ऐसा इमाम बाड़ा भी यहाँ पर बना हुआ है, जैसा लखनऊ में है। लखनऊ से ये लगभग तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे है, और सीतापुर यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। कह सकते हैं कि अब ये सीतापुर के पास ही है, बिल्कुल नज़दीकी है, या उसके अंदर ही गिना जा सकता है। मेन मार्केट या वगैरह जो भी है वो सीतापुर में लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोटे छोटे मार्केट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं दोस्तों ठंड में। लगभग 8 बजे में तो सब बंद हो जाता है, मेन जो बाज़ार होते हैं वो, और सो जाते हैं जल्दी। जबकि बड़े शहरों में ये चीज़ नहीं होती। अहमदाबाद में तो दोस्तों ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिला, क्योंकि सीधा ही मैं फ्राइडे नाइट को निकल गया। तो अब सीधा यहाँ आया हूँ, संडे है आज सुबह, तो सोचा बाल कटवा ले मोमू और मेरे, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर आए हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत है दोस्तों, यहाँ पर हॉर्न बहुत बड़े बड़े लोग लगाते हैं और बहुत हॉर्न बजाते हैं। ये चीज़ पूरा यहाँ पर यूपी में मुझे खास देखने को मिली। बहुत बड़े हॉर्न बजाते हैं, हालांकि हॉर्न हर जगह बजाते हैं लोग, लेकिन बड़े हॉर्न बहुत होते हैं यहाँ पर। यहाँ कस्बों में दोस्तों कई बार गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है निकालनी बड़ी सी, क्योंकि छोटी सड़कें होती है, बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती।
और लोगों की एक दिक्कत ये भी रहती है कि लोग जो है बीच में बिल्कुल स्कूटर पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से निकलना लोगों के लिए फिर मुसीबत हो जाती है। तो देखिए मोमू के बाल कटेंगे अब, ठीक है। हर बार जब मैं बाल कटवाता हूँ मेरे साथ ये हमेशा बाल कटवाता है। क्या भाई बाल काटने के क्या लेते हैं? 30 रुपए। अब दोस्तों आप सोचिए शहर में क्या लेते हैं और यहाँ क्या है। मोमू पूरा दिन अपनी नानी के पास से जो है वो पैसे लेता रहता है और ऐसे ही परचून दुकानों से दोस्तों पूरा दिन खर्चा करता रहता है। दिन में 50 रुपये खर्च कर देता है, लेकिन घर में मैं इसको 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। तो देखिए बाल कट के, बाल मात्र 30 रुपये में यहाँ कटे, जहाँ अहमदाबाद में हमारे 120 रुपीज़ होते हैं इसके बाल काटने के। 90 रुपये में मेरा भी हो गया, बाल और दाढ़ी भी हो गए मेरी 60 रुपीज़ में, और इसके बाल 90 रुपये में। जहाँ सिर्फ एक बाल कटते हैं वहाँ सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन बड़े शहरों के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बड़े शहरों में जो है महंगाई थोड़ी हर चीज़ में ज़्यादा होती है। तो वैसे मेरी शादी को जो है लगभग 8 साल से ऊपर हो गए, 8 साल हो गए, जस्ट अभी एनिवर्सरी गई। तब से मैं इस कस्बे को ऐसा ही देख रहा हूँ और ऐसा ही है। कस्बों में जल्दी डेवलपमेंट दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं होता है, जबकि शहरों में आप एक जगह पर निकलेंगे दूसरी जगह निकलेंगे तो वहाँ पर कुछ सालों में, 5 साल में तो बिल्डिंगों के अंबार लग जाएंगे। जैसे अभी मैं करंट एरिया में जहाँ रह रहा हूँ उसको आप 5 साल पहले देखते हो और अभी देखेंगे तो बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अलग हो चुका है। तो ये शहरों का विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, जबकि कस्बों का एक बहुत ही मध्यम रफ्तार से होता है। जैसा मैं जब आया था वैसा ही आज भी वही फीलिंग मुझे आ रही है 8 साल बाद भी। देखिए टीन के पतरे पे और पुताई वाला मकान बना हुआ है। ऐसे ही मकान जो है गाँव में आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल। और गांव का विलेज लाइफ का व्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो एक बना चुका हूँ, शायद दूसरा बनाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। वैसे जो खैराबाद सीतापुर जो है, ये अवध जो है पूरा दरी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे जो आप दरी पुरानी देखते हैं ना वो यहाँ बनती है, वो महंगी बहुत आती है, बिकॉज इस पर एक इंसान काम करता है और वो पूरी इसकी जो कताई कहते हैं या क्या कहेंगे, सुताई कहेंगे, उस तरीके से सुताई होकर ये दरियाँ बन के तैयार होती है। ऐसे ही कारखानों में यहाँ दरी बनती है। अब तो ये धीरे धीरे बंद होने लगी है, कम होने लगी है, बिकॉज अब मशीनरीज आ गए हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों सुबह से जब से मैं आया था तो मोमू बोल रहा था कि मुझे ले चलो ले चलो, तो इसके मामू जान के साथ, मामू जान के 2 बच्चे और हमारे ये मोमू और अल्लू दोनों को लेकर हम मैदान में ले आए हैं, ठीक है। वहीं जो इमाम बाड़े की मैं बात कर रहा था वहीं सामने की तरफ इमाम बाड़ा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों को ऐसी कुदरत नेचर गांव के अलावा कहाँ मिलेगा। यहाँ आम बहुत होता है, अवध में यहाँ सबसे ज़्यादा आम होता है। यहाँ पर आम की पूरी बाग है, ये देखिए पूरी बाग है यहाँ से आगे, ठीक है। और ये बड़ा मैदान है, यहाँ लोग फुटबॉल भी खेलते होंगे, क्रिकेट भी आगे बच्चे खेल रहे थे। और यहीं से रास्ता लखीमपुर जाता है ना, लहरपुर जाता है, लखनऊ और लहरपुर का रास्ता है ये। बच्चों को मज़े देखिए कितने आ रहे हैं। अब दोस्तों अवध में मतलब कि लखनऊ साइड या सीतापुर साइड कहूँ, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। आप देखिए कैसा अंधेरा हो गया है, ठीक है। जस्ट मैंने जो आपको मार्केट दिखाई थी ना उसी के पास यहाँ घर है, चिल्ला सराय चौराहा कहा जाता है, फेमस है यहाँ पर। अभी मैं आपको रात की रौनक भी अभी शाम की दिखाऊंगा। दोपहर को तो दिखाया कि बच्चों के साथ हम गए थे मैदान में, घूमे, बच्चों को टहलाया, सब कुछ शूटिंग नहीं की, लेकिन शाम की सीधी 5:30 बजे की अपडेट है। देखिए इस तरीके से है। अभी कैसे लगता है यहाँ पे कस्बों में रात का माहौल, वो भी मैं आपको रात को दिखाऊंगा। शाम की रौनक लगी हुई है, देखिए गजक वाले खड़े हैं। हाफिज जी कैंटीन पे बर्गर मिलेगा आपको, पकोड़े मिलेंगे, ठीक है। आगे चलिए मोमोज दिखाता हूँ। मोमोज वाले हैं, पकौड़ी वाले हैं, चाट वाले हैं। तो रौनक यहाँ पर भी कम नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों 10 रुपये में आपको 5 से 6 पानी पूरी मिल जाती है। आपके शहर में कितनी मिलती है? और ये सब खाना दोस्तों आपको 10 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा नहीं महंगा होता यहाँ पर। आपके शहर में कितनी महंगाई है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर रोज़ लोग ठंड के मज़े में लकड़ियाँ जलाकर
अपने आप को गर्माहट देते हैं। रात को यहाँ पर बर्गर पार्टी होती है, यहाँ पर कॉफ़ी के लिए लोग लाइन लगा कर खड़े होते हैं, यहाँ पर बॉयल अंडे खाए जाते हैं, गर्मा गर्म चाय पी जाती है, पूड़ी सब्जी खाई जाती है। और अगर आपको मीठे पान के या पान के शौकीन है तो पान भी यहाँ मात्र 10 रुपये में मिलता है। जो पान हमारे अहमदाबाद में 40 रुपये का मिलता है वो यहाँ पर मात्र 10 रुपये में है। तो यहाँ गांव में आकर बड़े मज़े होते हैं। और मूंगफली वाले भी मूंगफली के साथ चटनी बेचते हैं। तो इस जगह का एक मज़ा ही अलग है। और जब कोहरा गिरना शुरू होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा और लोग और एंजॉय करते हैं। तो ऐसे मज़े करने के लिए हम कहीं हिल स्टेशंस पे जाते हैं, लेकिन ये मज़ा यहाँ के लोगों को फ्री में मिलता है। तो अभी कॉफ़ी पीने आए हैं, कॉफ़ी पी के आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है अवध में आया हूँ मैं, एक अवध के गांव में हूँ, धरेचा। ठीक है, तो कुछ काम से यहाँ आए थे तो हम सोचे कि गांव की लाइफ आपको दिखाएं। बिल्कुल देखिए मकान कैसे होते हैं यहाँ पर। मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगा। पीछे ही यहाँ पर स्कूल भी बना हुआ है। और देखिए चौपाया जानवर जो मवेशी कहे जाते हैं वो हमेशा रहते हैं यहाँ पर। और मकान देखिए आप, मकान कच्चे और लोग सच्चे होते हैं यहाँ पर और बहुत इज्जत देते हैं। सड़कें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई। ये यूपी का एक गांव है अवध के इलाके में। आसपास के खेतों में सरसों खिली हुई है और आम के बाग बहुत हैं आसपास। आलू की खेती हो रही है यहाँ पर। ऐसे मकान होते हैं देखिए। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको विलेज लाइफ थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूँ यूपी की। जब मैं आया हूँ तो मुझे दोस्तों गाँव में बहुत अच्छा लगता है। जब गाँव में आता हूँ, शहर देख देख के पक चुके हैं, यहाँ पे लगता है जैसे बिल्कुल आबो हवा में नेचुरल खुशबू आती है। आपने पंचायत दोस्तों सीरीज़ देखी होगी, वेब सीरीज़ जो यूपी में ही बनाई गई है। तो ये है पंचायत। देखिए यहाँ पर जो है जो बैठते होंगे, ठीक है, प्रधान वगैरह। यहाँ शहरों की भाग दौड़ नहीं है और ना मोटर गाड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल शांति है। कुछ कुछ घरों में तो दोस्तों बिजली तक नहीं है, पर ठंड में चल जाता है क्योंकि ठंड में तो सही है, गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। ये असली भारत दोस्तों। देखिए वहाँ खेतों में थ्रेसर में से शायद कुछ निकल रहा है। ठीक है, गांव से जुड़ा हुआ ये भारत है। असली मिट्टी यहीं है और असली काम दोस्तों यहीं होता है। यहीं जब इतना अनाज पैदा होता है तभी जाके हमारे मुंह तक निवाला आता है। और ऐसी कुछ झोपड़ियों में हमारे किसान भाई रहते हैं। बहुत खूबसूरत दोस्तों नेचर है अभी इधर। दोस्तों गांव में भले गैस की बात कर रहे हो हम, लेकिन गैस में बहुत कम गैस का इस्तेमाल की जाती है। बिकॉज मैंने पूछा था यहाँ के लोकल निवासियों से, गैस बड़ी महंगी रहती है, चाहे वो गुजरात के गांव हो, एमपी के हो या उत्तर प्रदेश के। वो इन उपलों का सहारा लेता है नेचर की, और साथ में लकड़ी जो होती है, लकड़ी का सहारा लेते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए। काफ़ी इनके लिए सस्ता और किफ़ायती रहता है। कितने सारे उपले बने हुए हैं देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर गांव में स्कूल की भी व्यवस्था होती है। तो ये स्कूल का बिल्डिंग है। इसी तरफ से ये कच्ची सड़क जो जा रही है वो सीधा गांव के अंदर जा रही है। बहुत सुकून है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों लौकी लटक रही है। इस तरीके से लौकी की पैदावार की जाती है। पूरे डंडों से ऊपर किया गया है, बेल उसकी लटक रही है बेल से। और यहाँ और वहाँ आप देख सकते हैं लौकी लगी हुई है। और ये दोस्तों यहाँ पर खीरा उगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये खीरे देखो निकाले हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर खीरे लगाए हुए हैं। ज़मीन पे वहाँ खीरे लगे रहते हैं और खीरे में कांटे होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो इनके कांटे ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। दोस्तों गांव से वापसी में हमने टिक्की चाट खाई, मोमोज खाए और बच्चों को हमने चाउमीन खिलाया। 10-10 रुपए की हर चीज़ मिलती है और बड़े ही मज़े आते हैं। टेस्ट भी शहरों से काफ़ी अलग होता है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं जहाँ अवध में आया हूँ वहाँ देखिए यहाँ पर ये एक पुरानी इमारत है जिसको मक्का दर्जी का इमाम बाड़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि नवाब को जब एक फूल बनाना था एक दर्जी को, तो कहा था कि कौन बनाएगा, तो जो मक्का दर्जी था उन्होंने ये फूल बनाया था जो गुलाब चेस्ट पे बनाना था। तो उनके उस काम के लिए एक इमाम बाड़ा बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। अभी ये बंद है। पहले इसमें लोग बंजारे लोग रहते थे, लेकिन अभी
इसको बंद कर दिया गया है ताकि अच्छा मेंटेन किया जा सके। और सामने बहुत पुरानी एक अच्छी सी, आप देख सकते हैं, नक्काशी वाली यहाँ पर मस्जिद भी है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए। खैराबाद आप लिखेंगे ना तो खैराबाद के बगल में आपको अवध लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि ये एक अवध की शान है। और खैराबाद का नाम खेरा पासा के राजा के नाम के ऊपर से रखा गया। घर पे ही दोस्तों मैंने बॉन फायर लगवा दिया, जिस पे रोटियां सेकी जाती है, उसी पर हम आग जला रहे हैं और सब घर के लोग बैठकर, और ख़ास करके बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो आग में हम अपने आप को सेक रहे हैं, गर्माहट दे रहे हैं। यहाँ पर पारा गिरकर 3 से 5 डिग्री हो जाता है। तो मैंने वाइफ को बोला कि क्यों ना मैगी भी बनाई जाए, तो मैगी भी बनाई। मैगी के भी मज़े लिए, क्योंकि यहाँ आग के पास बैठकर मैगी खाने के मज़े ही अलग है। और यहाँ पर परिवार एक साथ रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती जो शहरों में होती है। तो ये मज़े सिर्फ आपको गाँव में देखने को मिलेंगे। तो मैंने मैगी के भी मज़े लिए और आग के भी मज़े लिए। तो बड़ा ही मस्त वेकेशन हुआ है। अब दोस्तों खैराबाद से, अवध से 3 किलोमीटर की दूरी पर लहरपुर रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि आज छोटी सी पिकनिक की जाए। तो सुबह सुबह हम लोग निकले हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म हम नाश्ता करेंगे। तो यही गांव की मज़े है। देखिए जो है, सुबह सुबह काम पे सब लग जाते हैं अपने। और ये देखिए अब हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है, ठीक है। और सब लोग जो है पीछे बैठे हुए हैं। क्या बन रहा है? समोसा, ठीक है, समोसा और मिर्ची। तो हम साले साहब के साथ आए हैं, ये ले आए हमें यहाँ पर कि चलिए एक नाश्ता करते, गर्मा गर्म चाय भी देखिए आ गई है। और पीछे खेत है और बच्चे खेल रहे हैं। तो ये कुछ हमारी इस बार पिकनिक जैसा हो गया हमारे लिए। और ऐसी जगह देखने के लिए लोग दूर दूर से पैसा खर्च करके आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए धुंध सुबह की, आज गलन वाली ठंड भी थी, साथ में बच्चों को लेके आए हम। चलिए अब चाय के मज़े लेते हैं। ये मिर्ची पकोड़ा दोस्तों देखिए गर्मा गर्म बना के दिया है, ठीक है। राजस्थान का बड़ा फेवरेट है, राजस्थान में बड़ा ही खाया जाता है। मिर्ची पकोड़ा खाया और बच्चों के लिए हमने समोसा मंगवाया है, ठीक है। वाह! अब दोस्तों जो केरला की फीलिंग आप लेने के लिए जाते हैं वो यहाँ पर देखिए। मैं जिस कस्बे में आया हूँ खैराबाद में, वहाँ पर कितने ताड़ के झाड़ हैं, कितने पेड़ हैं खजूर के। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कहीं आप केरला वगैरह में घूमने आए हैं। पूरा वेदर एक एन्जॉयबल है। तो यूपी जो है वो बहुत खूबसूरत है। आज भी यहाँ पर लोगों के दिलों में सच्ची मोहब्बत बसती है। सड़क के किनारे कुछ दुकानें ऐसी बनी होती है फर्नीचर की, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कच्ची कच्ची सी लकड़ी की, और बाहर सब बस्ते वगैरह लगे हुए हैं रोड के किनारे। तो ये बहुत कम, हमारे खास करके गुजरात में तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। दोस्तों हर बार मैं जब ससुराल आता हूँ ना तो मिठाई यहीं से लेता हूँ, ठीक है। और घर से नहीं लाता हूँ क्योंकि उठाना, और मैं अकेला ही होता हूँ तो कई बार जो है वो सामान के साथ पिचक जाती है। तो यहाँ से मिठाई लेंगे। तो आप गुजरात में खमन ढोकला ये सब खाते हो, यहाँ पर सुहाल बनाया जाता है। मटर, मटर कहते हैं इसको। मटर को भिगो दिया जाता है और बॉईल किया जाता है। उसके बाद इसमें धनिया, पुदीना, चटनी और प्याज डाली जाती है। तो ये मेरा आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो खाते हैं, चलिए, बहुत मज़ा आता है। मेरी वाइफ तो वैसे घर पे भी बनाती है, लेकिन यहाँ जब भी मैं ससुराल आता हूँ तो ये स्पेशल नाश्ता मेरे लिए अवेलेबल होता है। तो चलिए खाएं और मज़े करते हैं, बहुत स्वादिष्ट। तो एक बढ़िया सी सुबह हुई है। एक छोटे से बिल्कुल गांव में आया हूँ जहाँ ना आपको बिजली के तार दिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सी लाइट जा रही है, लेकिन कुछ घरों में यहाँ बिजली भी नहीं है। पीछे स्कूल है और बस चारों तरफ मेरे खेत ही खेत है। तो चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक पूरा मैंने जर्नी बनाई है, जो 1 हफ्ता मैं यूपी में रुका हूँ एक गाँव के आसपास, वो मैं किसान किसानी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कच्ची सड़क जा रही है, बस आगे बाग ही बाग और खेत ही खेत है, ठीक है। उनसिया करके ये विलेज है धरेचा के पास, और तहसील खैराबाद, और ज़िला जो है वो सीतापुर है। तो मैं सीतापुर के आसपास हूँ। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकला हुआ था कि यहाँ के गांव कैसे हैं। बहुत ही सुकून दोस्तों, एकदम रिलैक्स कर सकते हैं आप। जिस गांव में दोस्तों आया हूँ यहाँ पर खेती में जो है आलू अभी उगाया जा रहा है। गन्ने की यहाँ बहुत खेती होती है। खीरा बहुत बनाया जाता है।
आप गन्ने की यहाँ खेती देख रहे हैं। आम के बाग बहुत है, मतलब हर सीज़न का यहाँ कुछ ना कुछ उगाया जाता है। सरसों यहाँ आसपास के खेतों में बहुत होती है। अब गाँव की दूसरी तरफ मैं दोस्तों आया हूँ। गांव के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है और तकरीबन 50 से 100 बगुले जो हैं यहाँ पर ठंड में धूप सेक रहे हैं। सुबह यहाँ पर बहुत ठंड होती है और बहुत खूबसूरत नेचर का मैं आनंद लेते हुए बड़ा ही अच्छा वेकेशन जा रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में मैं अपनी फैमिली को वापस लेने के लिए अहमदाबाद से गुवाहाटी एक्सप्रेस में आया था, तो यहाँ पर कुछ नज़ारे मैं आप लोगों के साथ बताता हुआ। मैं यहाँ पर इतवार यानी कि संडे के दिन आया और हमारी वापसी की ट्रेन सैटरडे के दिन है। तो बस यही नज़ारे मैं सुकून को एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों को भी नज़ारे दिखा रहा हूँ। जिनको नेचर पसंद है उन लोगों को ऐसे गाँव में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, वापसी होने का समय हो चुका है, वाइफ का फ़ोन आ चुका है, तो चलते हैं वापस। दोस्तों उसके बाद मैंने वीडियो बहुत कम बनाया बिकॉज़ घर में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। दोपहर को जब हम खेतों के नज़ारे आपको जो दिखा है उसके बाद मैं घर पहुंचा तो पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ रौनक अली साहब। तो उनकी तबीयत दोस्तों खराब हो गई और उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी बिकॉज उनका बीपी जो था वो लो हो गया था। उस दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं पेट में गड़बड़ की वजह से। तो हमने सोचा कई बार ऐसा होता है, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा वेट किया हमने शाम तक, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई ना। कुछ खा रहे थे और तबीयत बहुत ही वीक लग रही थी। तो शाम को हम उनको बीसीएम अस्पताल ले गए जो खैराबाद का हॉस्पिटल है। और बहुत कड़वा अनुभव पहले भी हो चुका है क्योंकि मेरी वाइफ जब दोस्तों प्रेग्नेंट थी और हमारी सेकंड बेबी आने वाली थी, अलीजा जिसका नाम है, आपने वीडियो की शुरुआत में जिसको देखा, तब भी बहुत डरा दिया था। मेरी सिस्टर गायनोकोलॉजिस्ट है, तो उनको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है, आप उनसे सवाल करो पसंद नहीं है। और 12 घंटे में इन्होंने 35 से 36 हजार रुपये बिल बना दिया। आप यकीन मानिए मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, इतना बिल कभी नहीं होता है दोस्तों। तो वहाँ पर इनको हमने एडमिट करवाया, तो एडमिट कर लिया और तुरंत काम भी शुरू में अच्छा किया। हालाँकि उन्होंने फ़ीस बहुत चार्ज की, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा इंसान बच रहा है, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आप सवाल मत करो, हम पूछ रहे हैं कि पेशेंट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या सुधार होगा, नहीं होगा, आप पेशेंट को मिलने भी नहीं दे रहे। फटाफट से देखते ही बोल रहे हैं कि आईसीयू में डालना है, हमने आईसीयू में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन सुबह जो है, आपको मैं घटना बता रहा हूँ कि आपका घर का कोई पेशेंट है, उसको स्कैन के लिए ले जा रहे हैं, सिटी स्कैन, जो कि ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि सिटी स्कैन पुराने थे, वही जो रिपोर्ट पुराना था, वही नए रिपोर्ट में आया। फिर भी हमने रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट के लिए जब ले जा रहे हैं, तो नर्स ने जो किया किया कि नर्स जो ले जा रही है, तो जो बॉटल पेशेंट को लगाई हुई है, वो पूरी खाली हो गई, गिर रही है, पानी उसमें गिर रहा है, फिर लगा रही है, फिर गिर रहा है। तो उतना टोकने पर भी कि आप ये कैसे कर रहे हैं, आपको क्या सिखाया नहीं गया है? तो वो लड़ने झगड़ने लगे, डॉक्टर को बुला लिया और उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे। और इसके पहले भी दोस्तों जब बीसीएम में मेरी वाइफ को ले गए थे, तो उन्होंने मेरे से पर्चा साइन करवा लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब मैंने उसको मेरी मेरी बहन से बात करवाई थी, तो वो उनका ईगो हर्ट हो गया था कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो समझदार हैं, ये हमारी सारी पोल पट्टी पकड़ लेंगे, सिजेरियन ही हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने ले लिया था, ऑपरेशन रूम में चले गए थे और फिर वापस बाहर निकल के बोला था कि 1.5 घंटे में आपकी वाइफ मर जाएगी। लेकिन आज मेरी वाइफ हेल्दी है और मेरी सिस्टर से भी बात हुई थी कि 24 घंटे तक भी डिलीवरी नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। फिर हम लेके सीतापुर भागे थे, सीतापुर भी हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिले बिकॉज वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद हम लखनऊ भागे, तो लखनऊ में हमें हो गया और उन्होंने कहा कोई डरने की बात नहीं है, सीजेरियन होगा, आराम से डिलीवरी हो जाएगी। और सुबह 8-9 बजे डॉक्टर आकर, हम लगभग 5 बजे पहुंचे थे। पूरी रात हम परेशान हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ बीसीएम हॉस्पिटल की वजह से। और पूरी रात जो डिलीवरी रात को 11-12 बजे हो जाती, वो सुबह 8:30-9 बजे हुई। और उन्होंने मना कर दिया, ईगो इतना कि नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। फिर जो पैसे जमा करवाए थे वो वापस किए थे। सेम यही सिचुएशन हुई कि इनसे सवाल आप क्यों करते हो। तो ये गांव के जो बेचारे परेशान लोग होते हैं, उनको परेशान करने की इनकी ट्रिक है। तो इन्होंने बीसीएम की वजह से आज मेरे फादर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बीसीएम अस्पताल को ही मानता हूँ। क्यों? उनकी हेल्थ में सुधार बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। 2 घंटे में ही रिकवरी आ गई थी, बीपी भी कंट्रोल में आ गया था, आईसीयू में भी वो अच्छे थे, होश में आ गए, बातचीत करने लगे, हिम्मत में आ गए, बोले कुछ नहीं होगा। वो बहुत हिम्मती इंसान थे, बहुत। मैंने ऐसा हिम्मती बुजुर्ग इंसान आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है।
तो उन्होंने अच्छे आ गए थे। लेकिन अब ये आपने सवाल क्यों पूछ रहे कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है, क्या है, खर्चा क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए 12 घंटे में कहीं 36,000 रुपए होते हैं। किसी भी अस्पताल में चले जाइए आप, अहमदाबाद में जाइडस हॉस्पिटल में हम गए हैं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फेमस हॉस्पिटल है, दुबई से और शारजाह से लोग यहाँ करवाने आते हैं अपनी ट्रीटमेंट। यहाँ पर इतना खर्चा नहीं, तो आप कौन-सी ऐसी लो बीपी में ऐसी दवाएँ डाल रहे हैं जिससे इतना खर्चा हो रहा है? मैं आपके इसके ऊपर पूरा बीसीएम के पूरा स्कैम का मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। तो उन्होंने ईगो पे बात आ गई, बोले अब हम आपके पेशेंट का इलाज नहीं करेंगे। उनको पेशेंट की नहीं पड़ी, उनको अपने ईगो की पड़ी है। तो हम आपके पेशेंट का इलाज नहीं करवाएँगे। इसीलिए मैंने आगे के ब्लॉग नहीं बनाए। मैं आपको थोड़ी-थोड़ी झलकियाँ बीच में दिखा रहा हूँ हॉस्पिटल वगैरह की। तो इलाज नहीं करवाएँगे और अड़ गए जिद पर। पैसे 24 घंटे के लिए, लेकिन इलाज सिर्फ 13 घंटे किया और 13 घंटे हो गए तो बोले बाकी का पेमेंट हम आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया और मेरे सालों ने जो है वो साइन कर दिया। साले साहब जो हैं उन्होंने कि हाँ, चलो ठीक है हम यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि उनकी अब ज़िम्मेदारी छूट गई, वो आपसे साइन भी करवाएँगे कि आप अपनी मर्ज़ी से ले जा रहे हैं। फिर दूसरे दिन जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, शाम को जब हम वहाँ पहुँचे, तो बोलते हैं कि आप तो अपनी वॉलंटरीली ली थी। अरे भाई, आपका डॉक्टर बोल रहा है कि मैं इलाज नहीं करूँगा। ना वहाँ के मेडिकल ऑफिसर से बात करने दी, ना किसी से, और वहाँ पूरे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी रखी है। मैं बोला इतनी सिक्योरिटी क्यों? यहाँ अहमदाबाद में क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप लोग झगड़ालू हो, आप लोग हर कोई से झगड़ते हो। अगर हर किसी से आपका पंगा हो रहा है मतलब कि आप में प्रॉब्लम है, हर किसी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने डिस्चार्ज ज़बरदस्ती कर दिया, फिर हमने वही ट्रीटमेंट घर पे लेने का सोचा, तो दवाई उन्होंने नहीं दी। बोले हम घर के लिए दवाई आपको नहीं देंगे, और वो दवाई जल्दी से मिलती नहीं है। फिर दवाई का हमने बंदोबस्त किया, दवाई का बंदोबस्त करने में 3 घंटे हमें लग गए। उसके बाद ट्रीटमेंट फिर से घर पे हमने स्टार्ट की हमारे फैमिली डॉक्टर के साथ, और रिकवरी अच्छी थी, ठीक-ठाक थी। लेकिन सडनली रात को 2:30 बजे जो है उनकी तबीयत थोड़ी-सी खराब हुई, अनकॉन्शियस हुए, और बीपी जो है फिर से कंटीन्यूअस लो होने लगा। उनको वैसे हाई बीपी की मरीज़ थे वो, उनका जो है बीपी वो लो होने लगा, और तकरीबन रात को एग्ज़ैक्टली 2:30 बजे वो इंतकाल कर गए। मैं ज़िंदगी में दोस्तों मैंने मेरे 2 बार बाप खोए हैं, एक बार मेरे फ़ादर और दूसरी बार मेरे फ़ादर इन लॉ। वो मेरे फ़ादर से भी बढ़ के मेरे लिए थे, बहुत ज़िंदगी में उन्होंने गाइडेंस दी थी मुझे, और बहुत अच्छे इंसान थे। किसी का कभी बुरी बात आपको करने नहीं देते थे। हमेशा वो अच्छी बात कि किसी का भी बोलो तो अच्छी बात बोलो। बहुत कुछ उनसे सीखा मैंने, अपने नेचर में बहुत बदलाव, तब्दीली लाई। तो 2:30 बजे वो गुज़र गए, इंतकाल हो गए, और माशाअल्लाह 1200 से 1500 लोग उनकी जो आखिरी सफ़र था उसमें हाज़िर थे, और हमने फिर दोस्तों नमाज़ पढ़ी, लोग आए थे, ठीक है? मैंने अपने इमोशंस सँभाले हुए थे, बिकॉज़ दोस्तों जब मेरे फ़ादर भी ऑफ हुए थे तो मैं शुरू में नहीं रोया था। मेरी एक आदत है कि सबके सामने रोने से अच्छा है कि अकेले में जाके आप रो लीजिए, क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि जब आप मुर्दा, या हम कहेंगे कि जो चला गया है इस दुनिया से, आप उसके सामने रोते हो तो उसको चोट पहुँचती है, उसको दर्द होता है कि मेरी वज़ह से ये सब दर्द में है। तो मैं कभी भी नहीं इस तरीके से रोता, और खुद के दिल को मज़बूत रखता हूँ। तो मेरे फ़ादर गुज़रे थे तब भी मैं तब नहीं रोया था, हल्का-फुल्का सा मुझे सैडनेस थी, थोड़े आँसू आ रहे थे, लेकिन मैं एकदम ऐसे कंट्रोल करता हूँ कि उन चीज़ों को, उन जो भावनाओं को मैं लोगों को ज़ाहिर ना होने दूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ, और फिर दूसरे-तीसरे दिन बहुत फूट-फूट के रोया था। और मेरे इन फ़ादर के बारे में भी मैंने ऐसे ही किया, मैं तब नहीं भावुक इतना हुआ, हो रहा था, सब चीज़ याद आ रही थी, क्योंकि उनका सबसे फ़ेवरेट दामाद मैं था। वो किसी से इतनी बात नहीं करते थे जितनी मुझसे बात करते थे। कोई उनसे मस्ती-मज़ाक नहीं कर पाता था, लेकिन वो मुझसे मस्ती-मज़ाक करते थे। मुझे मेरी भी मज़ाक करते थे, मैं उनकी भी मज़ाक करता था। कभी-कभी मेरी वाइफ़ बोलती थी कि इतने बुज़ुर्ग हैं, मैं बोला तुम्हारे लिए बुज़ुर्ग होंगे, फ़ादर के जैसे होंगे, लेकिन मेरे लिए एक मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जो मुझसे खुलकर बात करते हैं। ठीक है? तो मेरे एक फ्रेंड चले गए दोस्तों, यहाँ पे भी मैं इतना भावुक आप लोगों के सामने नहीं होऊँगा। तो बीसीएम की वजह से दोस्तों हमारे एक अज़ीज़ चले गए, और फिर पूरी जो प्रोसेस होती है जो, उसके बाद सारे लोग आ रहे थे, इंतज़ार किया हमने, फिर जनाज़े की नमाज़ हुई, जनाज़ा निकला, कब्रिस्तान सामने ही है, कब्रिस्तान में हमने उनको दफ़नाया। आपको स्क्रीन पे सारे विज़ुअल्स दिख रहे होंगे। तो दफ़नाया, उसके बाद उसी दिन मेरी सैटरडे को टिकट थी, और फ्राइडे के दिन उनका इंतकाल हुआ, ठीक है? तो
सैटरडे नाइट को ही उनका इंतकाल हुआ, मतलब कि सैटरडे को शाम को हमारी टिकट थी, रात को मतलब टिकट थी, तो वो टिकट हमने पहले कैंसिल करवा दी। और मेरी वाइफ की तो वैसे भी कैंसिल करवानी थी, क्योंकि उनकी तबीयत जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होती वो वापस नहीं आती। तो मेरी भी टिकट दोस्तों मैंने कैंसिल करवा दी। फिर हम वहाँ रुके। मेरे साले साहब जो सऊदी जाने वाले थे उन्होंने 2 बार अभी टिकट कैंसिल करवाई है। पहले बीमार थे तब भी, अभी भी करवाई, और बहुत सब सदमे में, क्योंकि ऐसा बाप जनरली दोस्तों किसी को नहीं मिलता। मैं तो चाहूँगा कि अगर किसी को फादर मिले तो रौनक अली साहब जैसे मिले। बच्चों को जो तालीम उन्होंने दी है वो तालीम मैं कह नहीं सकता। भाई-बहनों में इतनी मोहब्बत, एक-दूसरे के लिए इतना प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि मेरे भी भाई-बहन हैं, मुझे पता है। और एक-दूसरे के लिए केयर बहुत है, और सबकी परवरिश करके अच्छा खासा पढ़ाया-लिखाया। तो उसके बाद जो है सब आए, और दूसरे दिन जो है संडे के दिन दोस्तों सब बच्चों को बुलाया गया और फातिहा ख्वानी हुई, और कहेंगे कि कुरान पढ़ा गया। सब लोग कुरान वगैरह पढ़ रहे थे, और दूसरे दिन सारी ये जो प्रोसीजर हो गई, तो उसके बाद मैं बस की टिकट तुरंत बुक करवा के संडे को निकल गया। संडे रात को मैं निकल गया। ठीक है, मेरी रात की 11:30 बजे की बस थी, तो 8-9 बजे मैं निकल गया, और मंगलवार सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, फिर ट्रैवल जर्नी की, तो वो ट्रैवल जर्नी का वीडियो भी आपको आएगा कि लखनऊ से अहमदाबाद कैसे आए। तो ये कुछ रहा। पूरा मेरा 7 दिन का व्लॉग बनाने का था, लेकिन इसमें ये कुछ मेरे फादर इन लॉ बीमार हुए। उसके बाद बीसीएम अस्पताल में ये कड़वे अनुभव हुए, और इसके बाद ये हुआ, तो मैंने वहाँ से कोई इतनी वीडियोग्राफी नहीं की, फिर भी झलकियाँ मैंने ली ताकि मैं आपको पूरी स्टोरी बता सकूँ। मुझे बताना था कि ये बीसीएम अस्पताल जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, और दोस्तों वहाँ के जितने भी पेशेंट आ रहे थे वो यही कंप्लेंट कर रहे थे कि हमको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट में 3 दिन में 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, और कोई ट्रीटमेंट पूरी नहीं हो रही। पैसा खर्च करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर पूरा वीडियो आएगा, बीसीएम को हम एक्सपोज करेंगे। और अगर आप बीसीएम में आपका कोई किसी का कुछ बुरा हुआ है तो आप मुझसे राब्ता करिए। हम सभी के इंटरव्यूज लेकर बीसीएम को एक्सपोज करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी 7 दिन की जर्नी यहाँ पर समाप्त होती है। 7 दिन तो नहीं, लगभग 10 दिन रुका। वैसे 7 दिन रुकना था, लेकिन 9 से 10 दिन में रुका वहां पर, और अब मैं वापस यहाँ अहमदाबाद आ चुका हूँ। तो मैं आपको पूरी कहानी बता पा रहा हूँ। तो उनके लिए दुआएं मगफिरत कीजिएगा। आप प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा, बहुत अच्छे इंसान थे। और बस दुआ करिएगा आप लोग, और थोड़ा सा बख्श सकते तो बख्शिएगा आप जितना भी पढ़ के। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। खैराबाद में फिर कभी जाऊँगा तो इस बार, अभी तो नहीं, लेकिन फिर कभी जाऊँगा तो फिर कभी आपको पूरा खैराबाद वगैरह दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आस-पास में, क्योंकि मुझे वहाँ पर फीलिंग्स बहुत अच्छी आती है। अब जो कि हालाँकि उतना जाने का मेरा मन नहीं करेगा, बिकॉज़ मेरा एक जाने की सबसे बड़ी वजह जो है, वो मेरे फादर इन लॉ थे। और वो नहीं रहने के बाद मुझे एक अजीब-सी वहाँ से रौनक जैसे चली गई हो, वैसा मुझे कुछ लगने लगा था। तो देखिए अब मैं कब जाता हूँ वहाँ पर, मुझे इतना अब मन नहीं करता है, बिकॉज़ सबसे मेरे दिल के नज़दीक वो थे, और रहे और रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही, और इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से। चलिए।